तो देखिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि जो चार्ज है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करके रखा है इधर वायर्स को। तो इधर आपका 1 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से आपका 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ पर एक एम मीटर अटैच किया है हमने। ठीक है, एम मीटर आपको पता है एक काइंड ऑफ मेजरिंग डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो जो कि करंट को मेजर करता है। ठीक है, और सिमिलरली एक अरेंजमेंट हमने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, इधर भी सेम ऐसे ही, इधर से 1 एम्पियर का जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर जो है आपका एम मीटर अटैच कर दिए हैं। ओके, तो देखो अब क्या होगा। पहले तो आप ये बताओ, ये जो वायर में 1 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इनका आपको कुछ एंगल ही दिख रहा है इस वायर का। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कुछ 90 डिग्री एंगल पे नहीं है ना। ये 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये 1 एम्पियर का आ रहा है इधर की तरफ और इधर 2 एम्पियर का। तो इनके बीच का एंगल देखो यहाँ पे 120 डिग्री के अराउंड है ना, 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो, तो देखो इधर से 1 एम्पियर का करंट और इधर से 2 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो हमें जो रीडिंग मिलेगी इसमें वो मिलेगी 3 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर यहाँ पर हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इधर 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, तो यहाँ पे भी हमें जो रीडिंग मिलेंगी 1 + 2 3 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसने जो रीडिंग दी वो 3 एम्पियर की दी। ठीक है, पहले इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 3 एम्पियर की रीडिंग मिली, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने करंट का एडिशन किया है ना। तो करंट का जो एडिशन हुआ है वो आपका एंगल बिटवीन द वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, एंगल बिटवीन वायर 90 डिग्री था तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिंपली ऐड हो गया जाके 2 + 1 3 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 + 2 सिंपली 3 एम्पियर हो गया है ना। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो करंट का एडिशन हुआ है वो एंगल बिटवीन द वायर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे इधर 90 डिग्री है या इधर 120 डिग्री है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपली ऐड हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, यहाँ पे एल्जेब्रिक एडिशन ही तो हुआ है ना। यहाँ पे एल्जेब्रिकली हमने इनको ऐड कर दिया 1 + 2 और इधर भी 1 + 2, तो यहाँ पे वेक्टर का कोई रोल ही नहीं है ना, एंगल से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हुआ, वेक्टर लॉ, जो आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उससे तो कोई मतलब है ही नहीं इसका, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का कोई रोल नहीं था, सिंपली ऐड करना था। ठीक है, दोनों के केस में। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इट डजेंट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं था। ठीक है, एल्जेब्रिकली ऐड हो गया है, यहाँ पे देखो 1 + 2 और इधर पे 1 + 2, एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो इट डजेंट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक, आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक, उसको हम स्टडी करेंगे अच्छे से, अभी आप बस इसको नोट कर लो। अब अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी वो ये है कि जो आपका चार्ज है वो एडिटिव होता है नेचर वाइज। ठीक है, तो चार्ज आपका एडिटिव इन नेचर, तो नेचर से यहाँ पे मतलब है साइन का। ठीक है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंपल सा मीनिंग है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमें साइन को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को भी हम लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को भी हम कंसिडर करके ही चलेंगे। ठीक है, तो साइन या नेचर विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपको नेचर कंसिडर करना ही है। ठीक है, नेचर यानी कि साइन पॉजिटिव या नेगेटिव से इसका मतलब है। अच्छा, अब देखो, अगर हम मान लो क्लोज सरफेस की बात करें, ठीक है, अगर हम कोई ऐसा क्लोज सरफेस ले लेते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है, या सिस्टम कंसिडर आप कर लो, तो इसमें सपोज चार्ज है आपका कितना +15 कूलम। ठीक है,
और लेट्स सपोज +3 कूलम और -2 कूलम, ऐसा कुछ हम इसमें चार्ज इसमें डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो जैसे सपोज इस सिस्टम में +15 कूलम है, +3 कूलम है, -2 कूलम है, तो जो नेट चार्ज होगा इसका क्यू नेट वो होगा +15 कूलम, +3 कूलम, -2 कूलम, ठीक है। तो +15 +3 कितना होता है, +18 कूलम, -2 कूलम, तो ये हो जाएगा आपका +16 कूलम, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया, +15 +3 -2, तो हमने सबके साइन को कंसिडर किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है कर दिया, ठीक है। मतलब +15 +3 +18 और माइनस साइन भी कंसिडर किया, -2 कूलम, तो 18 में से 2 माइनस किया 16 कूलम, ठीक है। तो साइन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे, तो बस यही कह रहा था ये। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि जो नेट चार्ज होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो नेट चार्ज होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली उस सिस्टम को हम कहते हैं जिसके अंदर ना ही तो कोई चार्ज आ सकता है, ना ही कोई चार्ज एग्जिट हो सकता है, यानी कि वो एकदम पैक्ड होके रह गया है चार्ज, ना ही वो चार्ज बाहर जा सकता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो उसी सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे सपोज मैं ये आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक। अब सपोज करो यहाँ पे एक 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक 3 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो देखो सिस्टम के अंदर 2 कूलम है और 3 कूलम है, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 2 कूलम 3 कूलम हो गया, नेट चार्ज आपका 5 कूलम का, ठीक है। +5 कूलम भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक आपका +2 कूलम था, +3 कूलम था, नेट चार्ज आपको मिल गया +5 कूलम का। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ से 3 कूलम में से मान लो अगर 1 कूलम इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, 1 कूलम जो है इस 2 कूलम वाले में शिफ्ट हो जाए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड में जब आप 1 कूलम ऐड कर रहे हो तो ये तो 3 कूलम हो जाएगा, और जिसमें से 1 कूलम निकला है, इधर से निकला है ना, तो यहाँ पर 1 कूलम माइनस हो गया ना, 1 कूलम यहाँ पे कम हो गया ना, तो ये 2 कूलम हो जाएगा अब। तो अब भी देखो सिचुएशन हमने थोड़ी सी ट्विस्ट करी, यहाँ पे 1 कूलम को शिफ्ट करके फ़र्क लेकिन तब भी नहीं पड़ा। इनिशियली 2 कूलम 3 कूलम ने आपको +5 कूलम का नेट चार्ज दिया था, और अभी भी देखो सेम वही कहानी है, 3 कूलम +2 कूलम नेट चार्ज आपका +5 कूलम। तो यही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। जो आपका नेट चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहेगा। पहले भी 5 कूलम था, जब हमने यहाँ से इधर ट्रांसफ़र भी किया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अब भी 5 कूलम ही है, ठीक है। तो यही कहानी है। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। अब देखो एक और एक्सप्लेनेशन है इसका, जैसे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये भी है, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या है, 20 कूलम का चार्ज है, 30 कूलम का है और 40 कूलम का है, ठीक है। और यहीं इधर देख लो तो यहाँ पे 35 कूलम का है और 15 कूलम का है, और ये अननोन है, ये वाला चार्ज जो है नहीं दिया हुआ। तो अब क्या करना है, देखो इस वाले की अगर हम बात करें, इस वाले की पर्टिकुलरली, तो देखो ये कितना होगा, 20 + 30 + 40, ठीक है, 20 कूलम + 30 कूलम + 40 कूलम, ठीक है। तो 20 + 30 + 40 कितना होता है, 90 कूलम का चार्ज है, ओके। अब सिमिलरली इसके लिए देख लो, ये इसका नेट चार्ज 90 कूलम आया, अब इसमें क्या है 35 कूलम, ठीक है, जो गिवन है उनको कर लो ऐड, 15 कूलम, 35 और 15 कितना होता है आपका 50 कूलम, ठीक है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। आई होप आपको इतनी बात पहले क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो
जो इसका थर्ड वाला चार्ज है ना वो अननोन है, आपको नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पे तो 40 कूलम है, यहाँ पे अननोन है, आपको नहीं पता कितना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले वाले में जितना दिया है उसका नेट चार्ज आपने फाइंड कर लिया, दूसरे वाले में जितनी वैल्यूज आपकी गिवन है उसको आप पहले ऐड कर लो। 35 + 15 तो आपको मिल गया 50 कूलम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में से इस वाले सिस्टम में से इस वाले सिस्टम का चार्ज जब आप माइनस करेंगे तो आपको अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अननोन चार्ज इसका फाइंड करना है अननोन के लिए, ठीक है, हम इसके लिए देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सिस्टम जैसे सपोज कर लो इसको हम ए नोट कर लेते हैं और उससे बी से। ठीक है, तो ए का चार्ज जो है नेट चार्ज ऑफ ए माइनस नेट चार्ज ऑफ बी। ठीक है, तो सिस्टम ए का कितना है 90 कूलम और सिस्टम बी का कितना निकल के आया 50 कूलम। तो 90 - 50 40 कूलम, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 40 कूलम। अच्छा, 40 कूलम निकल के आ गई। अब देखो 20 + 30 + 40 कितना होता है 90 कूलम। ठीक है, 35 + 15 हम निकाल चुके हैं 50 कूलम। अब इसमें जो अननोन की वैल्यू आई +40, 50 + 40 करोगे तो आपको मिल जाएगा 90 कूलम। ठीक है, तो इसका भी 90 कूलम हो गया, इसका भी 90 कूलम हो गया, तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका भी 90 कूलम है तो इसका भी 90 कूलम ही होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो देखो आपके कन्फ्यूजन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए देखो, जैसे यहाँ पे मैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिस्टम ए और ये सिस्टम बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है +12 कूलम का चार्ज है और इसमें -2 कूलम का भी चार्ज है। ठीक है, एक +12 कूलम का है, एक -2 कूलम का। और सिस्टम बी में एक हम कंसिडर कर ले रहे हैं +15 कूलम और -5 कूलम। तो अभी आपने चार्ज की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें बोला था चार्ज कैन बी एडिड एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो उसमें आप क्या है कि साइन को कंसिडर करके चलते हो। तो मान लो अगर यहाँ पे माइनस में भी आ जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको साइन लेकिन जो है कंसिडर करके चलना होगा। ठीक है, क्योंकि आप चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, एडिटिव होते हैं नेचर वाइज। तो यहाँ पे आप ले लीजिए +12 कूलम -2 कूलम। ठीक है, और यहाँ होगा +50 कूलम -5 कूलम। तो ये हो जाएगा आपका 10 कूलम प्लस का, और इधर भी हो जाएगा प्लस का 10 कूलम। ठीक है, इधर भी +10 आ गया, इधर भी +10 आ गया। ठीक है, तो साइन जो है आप लेके चलोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से अब क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार आप फिर से इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम ही है। ठीक है, ए भी और बी भी आइसोलेटेड हैं, तो उस कंडीशन में हमने जो है ये फाइंड कर लिया है। अब देखो क्या लिखा है, चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, अगर मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है, आपको पता है। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन मान लो रेस्ट पर है तब भी इतनी ही रहती है। ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को मोशन में ले आऊँ, ठीक है, चला दूँ उसको, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी इतनी रहेगी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। या मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दूँ, ठीक है, एक्सेलरेट करा दूँ, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी। या फिर आप रिटार्डेशन ले लो तब भी इतनी ही वैल्यू रहने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहे चले या रुके डजेंट मैटर। ठीक है, वैल्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो चल रहा है या रुका हुआ है, जितनी वैल्यू थी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो बस यही मतलब था इस प्रॉपर्टी का।
देखो, अगर जो चार्ज है आपका, अगर वो रेस्ट पर है, ठीक है, अगर चार्ज आपका रेस्ट पर है तो आपको मिलती है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी वहाँ पर। अच्छा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन बोले तो v आपका जो है वो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है मतलब v आपका नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो इस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ये v इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए। और अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि v आपका नॉन ज़ीरो तो है प्लस v आपका कांस्टेंट भी नहीं है, तो ये कंडीशन होती है आपकी एक्सेलरेशन की, इसमें एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक, ईएम वेव आपकी प्रोड्यूस होती हैं। अगर रेस्ट पे हुआ चार्ज, ठीक है, यानी v ज़ीरो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यानी कि v कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपको मिलेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है चार्ज यानी एक्सेलरेट कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स आपको जो है मिल जाएगी। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है, मतलब बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देखें क्या कह रहा है ये। सबसे पहले आपको पता है कि चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन। और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना आपको पता है। पर अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन के लिए, तो मुझे ये बताओ क्या प्रोटॉन का मास नहीं होता? प्रोटॉन का मास होता है, कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। और क्या प्रोटॉन का चार्ज नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ठीक। तो मास तो इसका होता ही है, ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो हो गया और चार्ज भी नॉन ज़ीरो, क्योंकि चार्ज भी होता है और मास भी होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का क्या मास नहीं होता? बिल्कुल होता है। कितना होता है? प्रोटॉन के कंपैरिजन में स्लाइटली ज़्यादा होता है, कितना 1.675 के अराउंड होता है, ठीक है। तो मास तो उसका होता है, तो ये भी हो गया नॉन ज़ीरो, मतलब मास उसका होता है और चार्ज ना, चार्ज के लिए देखा जाए तो वो ज़ीरो होगा, ठीक, न्यूट्रॉन के केस में, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कह दूं मास ज़ीरो और चार्ज नॉन ज़ीरो, मतलब अगर कोई बॉडी है जिसका मास नहीं है पर चार्ज है, तो ये कंडीशन आपकी इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल, मार्क कर लो इस चीज़ को, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी जिसके पास चार्ज होगा तो उसका मास भी ज़रूर होगा। अच्छा, तो कुल मिला के मास के बिना आपका चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी, अगर वो चार्ज है, अगर उसमें कुछ चार्ज है तो उसका मास भी ज़रूर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ मास है वहाँ चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर मास है, ठीक है, जिस बॉडी का मास है, तो वहाँ पे चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये मत कन्फ्यूजन लेके चलना कि अगर किसी बॉडी का मास है तो उसमें चार्ज भी ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास एग्जिस्ट कर सकता है ना। मास, अगर किसी बॉडी का मास है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज हो, लेकिन हाँ, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उस बॉडी का ज़रूर मास होगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अगर किसी बॉडी का मास है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज हो, ठीक है, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बाकी अगर इस केस को आप देखो तो इसके बारे में ये पता चलता है कि बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो बिना मास के चार्ज आपका नहीं एग्जिस्ट करेगा। बस यही चीज़ आपको क्लियर करनी थी। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।